एपिसोड 9 की शुरुआत होती है और हमें एक बार फिर से फ्लाइट 828 दिखाई जाती है। लेकिन इस बार फ्लाइट को आसमान में बड़े बड़े झटके लगने शुरू हो जाते हैं, मानो कभी भी किसी समय भी ये प्लेन क्रैश हो सकता है। और ये सारी जानकारी एनएसए के मेन ऑफिसर के सामने वो सभी पैसेंजर बोल रहे होते हैं। एनएसए का ऑफिसर उन सभी पैसेंजर से कहता है कि हम आपको जाने देंगे, पर इससे पहले हम आपका नाम और थोड़ी बहुत पूछताछ करेंगे। तभी एक ऑफिसर एनएसए के मेन ऑफिसर को एक फाइल ला कर देता है और उसमें ऑटम कॉक्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर पहले से ही दे दिया होता है। और ये पढ़ने के बाद ऑटम कॉक्स को उसी समय अरेस्ट किया जाता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है और हम बैन, मिशेल और एनएसए के डायरेक्टर को एक साथ देखते हैं। डायरेक्टर उस प्रॉपर्टी को देखकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है कि ये किस तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, और ये सुनने के बाद बैन वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे जाता हुआ देख डायरेक्टर उसे पूछता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। बैन कहता है यहाँ पर बैठे रहने से हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, खास कर उस प्रॉपर्टी के बारे में और ना ही उस मिसिंग पैसेंजर के बारे में। डायरेक्टर उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है क्या तुम सही कर रहे हो वहाँ पर अकेले जाकर तुम उन पैसेंजर की जान जोखिम में डालना चाहते हो। बैन कहता है क्या करना चाहिए। डायरेक्टर उसे कहते हैं सबसे पहले इस आदमी की पूरी डिटेल निकालनी होगी। मिशेल कहती है कि मैं निकालती हूँ। तभी उसे भी एक नॉन ट्रेसेबल सेलफोन डायरेक्टर देता है और उसे ये कहता है कि इसी से ही मुझे कॉल करना। बैन पूछता है कि अब आगे क्या करना है। डायरेक्टर उसे कहते हैं कि आज सैटरडे है तो तुम घर पर जाकर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं तुम्हें सही टाइम आने पे कॉल करूँगा। बैन कहता है इसका मतलब हमें अब वेट करना होगा। डायरेक्टर उसे कहते हैं कि हाँ तुमने सही समझा, हमें वेट करना होगा। बैन कहता है तब तक वो एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू कर देंगे। डायरेक्टर उसे समझाते हुए कहता है देखो बैन, इस काम को बड़ी शांति से हमें अंजाम देना होगा, बिना किसी को पता चले, और तुम देखोगे कि ये मिशन एंड ऑफ द डे में ख़त्म हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो, यह हमारा रोज़ का काम है। आगे हमें ग्रेस और स्कैल दिखाए जाते हैं और वो लोग बैन को सरप्राइज करने का प्लान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ऑलिव आ जाती है और वो भी उन लोगों के प्लान में ज्वाइंट हो जाती है। उसके बाद स्कैल बास्केटबॉल लेकर बाहर खेलने जाता है। बैन उसे रोकता है और उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसके बाद वो दोनों बाहर जाकर बास्केटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। तभी सामने से ऑटमन कॉक्स डरी डरी बैन के पास आती है और वो उसका नाम पुकारती है। बैन उसे रिसर्च रूम में लेकर जाता है और उसे पूछता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। वो कहती है कि मुझे अजीब अजीब तरह की आवाज़ सुनाई देती है और इस बार उसने तुम्हारा नाम लिया, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँची, और ये कितना अजीब है। बैन पता करने की कोशिश करता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। वो कहती है कि वो लोग हमारा ब्लड सैंपल लेते थे और उसके बाद वो लोग हम पर अजीब अजीब तरह से एक्सपेरिमेंट करते थे। बैन आगे उसे पूछता है कि तुम्हें पता है कि वो लोग तुम्हें कहाँ लेकर गए थे। और तुमा कहती है कि पता नहीं, मैं तुम्हें ठीक से नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि हमें जब वहाँ पर लेकर गए तब मैं आधी बेहोशी हालत में थी। बैन उसे कहता है कि तुम कोशिश कर देखो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। तभी वो हल्का फुल्का सीक्रेट जगह के बारे में बताने की कोशिश करती है। तभी बैन मिशेल को कॉल करता है, लेकिन वो इसके लिए मना करती है। उसे ये लगता है जब पुलिस को ये पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो लोग मुझे सबके सामने प्रेजेंट करेंगे और तब वो लोग मुझे फिर से ढूंढ निकालेंगे। बैन बड़ी मुश्किल से उसे अपने भरोसे में लेता है। फिर जाकर वो मिशेल को कॉल करता है और यहाँ के हालात के बारे में उसे सारी जानकारी देता है। उसके बाद बैन सेल्वी और फ्लोना को बुला लेता है। वो लोग ऑटम को चेक करते हैं। फ्लोना कहती है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक थेरेपी दी गई थी और इससे न्यूरॉन को एक्टिवेट किया जाता है। इस बात पे सेल्वी को थोड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है वो लोग ऐसा कर ब्रेन को बॉम्ब में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि ये कौन से लेवल में तबाही मच सकती है। फ्लोना कहती है मैं तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी ताकि आने वाले जनरेशन को इसका अच्छे तरह से फ़ायदा मिल सके। फ्लोना आगे कहती है मैं तो इसे इंसान की सोच की क्षमता बढ़ाने में यूज़ करने वाली थी, पता नहीं वो लोग इसका क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पे सन्वी कहती है कि न्यूरोसाइंस इंसानों की बर्बादी है और गवर्नमेंट को इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जिए या कोई मरे। बैन कहता है पूरी गवर्नमेंट नहीं। फ्लोना कहती है तो हमारे पास पुख्ते सबूत है इन सभी को एक्सपोज करने के। तभी सन्वी इस बात पे मना करती है। वो कहती है कि तुम्हें तो पता है कि इन चक्करों में बेथनी फंस गई थी। पर बैन कहता है इस बार हमें थोड़ा सा भरोसा कर आगे बढ़ना होगा। तभी एंटोमा उनसे कहती है मैं सबके सामने इस सब के बारे में बताऊंगी, फिर चाहे मुझे इसके लिए जेल भी क्यों ना जाना पड़े।
आगे हमें उन सीक्रेट प्लेस पर कई सारे पैसेंजर दिखाई देते हैं जो कि काफ़ी डरे हुए होते हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी चल रही होती है। दूसरी तरफ हमें एनएसए का डायरेक्टर दिखाया जाता है और वो भी ऑटोमा की हालत देखकर शॉक हो जाता है। बैन उस ऑफिसर से कहता है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिए जाते थे एक्सपेरिमेंट के लिए। ऑफिसर कहता है एक्सपेरिमेंट के लिए, पर क्यों? बैन कहता है ये सब प्लानिंग करके किया जा रहा है, कुछ खास लोगों पर। ऑफिसर कहता है तुम्हारा मतलब कुछ गिने चुने लोगों पर क्यों? तभी बैन को मजबूरन सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। सैनवी पीछे से इशारा कर कर उसे मना करती है, लेकिन बैन ये सब कुछ बताने में मजबूर हो जाता है। वो कहता है हमें अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कि इसे आवाज़ आ रही थी मेरे बारे में। तभी ये ढूंढते ढूंढते मेरे पास आई। तभी ऑटोमा कहती है कि जब हम प्लेन में से उतरे तो 2 दिन बाद मुझे भी आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर वो प्लेन एक्सप्लोजर हुआ, तभी हम उसी आवाज़ को फॉलो करते करते इकट्ठा हुए थे। उसके बाद हमें रिसर्च सेंटर लेकर गए एक्सपेरिमेंट के लिए और तब से लेकर आज तक सब कुछ बदल गया है। ये सब सुनने के बाद बैन वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ऑफिसर उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि क्या गारंटी है कि बाकी के लोग भी वहीं पर मौजूद होंगे। बैन उस ऑफिसर के साथ आर्ग्यू करता है। वो कहता है उन लोगों ने फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया तो स्कैल की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि स्कैल का दिमाग अभी भी मार्को नाम के पैसेंजर के ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है और इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। आगे हमें दिखाया जाता है सभी पैसेंजर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी चल रही होती है और इसकी आहट स्कैल को घर बैठे बैठे हो जाती है। वो ऑफिसर वेब कैमरा में देखकर इस प्रोजेक्ट की जानकारी देता है। उसके बाद डॉक्टर आज के होने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ी बहुत डिटेलिंग करता है। वो कहता है हम सब्जेक्ट 3 पर इस प्रयोग का इस्तेमाल करने वाले हैं 40% पर, और इतना कहकर वो प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। कैमरे के पीछे बैठा इंसान ये सब कुछ देख रहा होता है और वो ये कहता है कि आप परसेंटेज बढ़ाकर इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करो, और उनके कहे अनुसार इस प्रोजेक्ट को 80% पर लेकर जाते हैं। जैसे ही ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, स्कैल से लेकर इन सब के बीच में सारे लोग चपेट में आ जाते हैं जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और जो नहीं वो भी। सारे लोगों को ब्रेन में हैवी पेन होना शुरू हो जाता है। डायरेक्टर बैन को संभालते हुए उसे पूछता है ये सब चल क्या रहा है। उसके बाद बैन तुरंत घर पर ऑलिव को कॉल लगाता है और उसे पूछता है कि स्कैल कैसा है। ऑलिव कहती है वो तो ठीक है। बैन कहता है कि तुम जाकर कंफर्म करो और मुझे बताओ। उसके बाद ऑलिव देखती है और स्कैल भी कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर हमें पता चलता है कि स्कैल के नाक में से खून निकल रहा है और एक बार फिर से उसका दिमाग फिर से कनेक्ट हो चुका है। इस सब बड़े हादसे के बाद बैन उनसे कहता है कि इससे बड़ा आपको क्या प्रूफ चाहिए। तभी डायरेक्टर मान जाता है और वो कहता है कि मैं टीम की अरेंजमेंट करता हूँ, तब तक तुम किसी से कुछ भी बात नहीं करोगे और इस बात को यहाँ तक ही रखोगे। तभी बैन कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, और पीछे से फ्लोना भी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। वहाँ के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को मैं कलेक्ट करने में आपकी हेल्प करूँगी। दूसरी तरफ हमें मिशेल दिखाई जाती है। जेरिड वहाँ पर आकर उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। मिशेल कहती है कुछ नहीं, बस ज़रा सा सिर में हेडेक हुआ था, अब ठीक है। जेरिड उसे पूछता है कि तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो, कोई तो प्रॉब्लम है, तुम मुझे बोलो, हम मिलकर सॉल्व करेंगे। मिशेल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी डायरेक्टर ने दिए फ़ोन में रिंग बजती है। जेरिड उसे पूछता है कि ये फ़ोन किसका है और इसमें रिंग क्यों बज रही है। मिशेल कहती है कुछ नहीं, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे हमें फिर से ग्रेस और ऑलिव दिखाए जाते हैं। ग्रेस बैन को कॉल लगाने की कोशिश करती है, बैन कॉल नहीं उठाता तो वो मैसेज छोड़ती है, क्योंकि आज शाम उनके घर पर एक छोटी सी पार्टी होने वाली होती है और लगभग गेस्ट आने शुरू हो जाते हैं। कुछ देर बाद 2 ऑफिसर बैन को ढूंढते हुए वहाँ पर आते हैं। वो कहते हैं हम बैन की तलाश कर रहे हैं। ग्रेस कहती है कि वो तो अभी जॉब पे होंगे। वो लोग कहते हैं वो तो कल से जॉब पे नहीं थे। ये सुनने के बाद ग्रेस पूछती है कि ऐसा क्यों। तभी वो लोग कहते हैं हम मिलकर उनसे बात करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिशेल, जेरिड, डायरेक्टर और कई सारे कमांडो मिलकर उस सीक्रेट प्लेस पर अटैक करने वाले होते हैं और इसके लिए वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बैन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये लोकेशन को आपको ठीक से ढूंढना चाहिए, यहीं पर वो लोग मिलेंगे, और इस बात पे उन लोगों की थोड़ी बहुत आपस में बहस होती है। तभी वहाँ पर देखते देखते स्कैल आ जाता है। बैन उसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है। स्कैल उन्हें कहता है कि वो लोग यहीं पर मिलेंगे और इसके लिए वो पेंटिंग दिखाता है जो कि उसने खुद निकाली होती है।
उसके नाक में से निकला ब्लड ड्रॉप जिस एरिया पे गिरता है स्कैल उसको पॉइंट करता है और उन्हें कहता है कि इसी जगह पे वो लोग मिलेंगे। मजबूरन बैन स्कैल की बात मान लेता है और वो डायरेक्टर को कहता है कि आपको वहाँ पर जाकर चेक कर लेना चाहिए। स्कैल ने दिए एरिया को पॉइंट करने के बाद कमांडो उस जगह पर जाते हैं तो वहाँ उन्हें पेड़ के अंदर एक डोर मिलता है और वो डोर सीधे टनल में जाकर खुल जाता है। कमांडो वो देखकर डायरेक्टर को आवाज़ लगाता है। फिर वो लोग उस टनल से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद स्कैल अपने पापा बैन से कहता है कि आपको भी उनके साथ जाना चाहिए क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। वो लोग उस सुरंग से अंदर जाते हैं। वहाँ अचानक से फायरिंग शुरू हो जाती है। तभी ये आवाज़ सुनकर ऑफिसर सभी से ये कहता है कि इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर दो और सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर डॉक्यूमेंट को जला दो। और ये कहते कहते सारे पैसेंजर को लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन वो फिर से एक बार एक्टिवेट कर देता है और जिस वजह से बैन, मिशेल, स्कैल और उनके तरह कई सारे लोगों को इससे फिर से एक बार इन्फेक्ट हो जाता है। उसके बाद सारी सिचुएशन को फेस करते करते वो लोग फाइनली पैसेंजर के पास पहुंच जाते हैं। फ्लोना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद करने की कोशिश करती है लेकिन उसे भी एक झटका लग जाता है और वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। वहाँ पर उसे कमांडो आकर उसे संभालता है। वो लोग वहाँ से भागने की तैयारी में होते हैं लेकिन उन्हें भी घेर लिया जाता है। फ्लोना को होश आते ही वो बैन से कहती है कि इस डिवाइस से उन्हें अलग कर दो। तभी वो लोग एक एक कर सारे पैसेंजर को उस डिवाइस से अलग कर देते हैं और इस तरह वो सिस्टम को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देते हैं जिस वजह से सारे लोगों को पेन होना एकदम से बंद हो जाता है। कमांडो सारे पैसेंजर को रिलीज कर उन्हें बाहर की तरफ लेकर चलते हैं। तभी फ्लोना को वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं और वो अपने साथ लेकर उनके साथ चली आती है लेकिन टनल में कई सारे रास्ते होने के कारण वो लोग रास्ता भूल जाते हैं। तभी बैन को वहाँ पर एक अजीब सी लाइट दिखती है। बैन उन्हें कहता है कि उस लाइट को फॉलो करते करते हमें आगे बढ़ना चाहिए लेकिन ये लाइट मार्क सिर्फ बैन को दिखता है और किसी को नहीं। इसीलिए स्कैल उन्हें कह रहा था कि आपको वहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। बैन और सभी लोग उस लाइट को फॉलो करते करते उस टनल में से बाहर निकलते हैं। उसके बाद फ्लोना सभी को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। बैन अपने बेटे स्कैल से मिलने गाड़ी में चला जाता है। तभी मिशेल जेरिड के बारे में बैन से पूछती है। तभी अंदर से अचानक से एक एक्सप्लोजन की आवाज़ आती है। मिशेल उस टनल की तरफ दौड़ती है और उस टनल से निकले फायर प्रेशर की वजह से मिशेल और बैन दोनों जन पीछे गिर जाते हैं। वहाँ पर मिशेल बैन से कहती है कि तुम स्कैल को लेकर यहाँ से चले जाओ। उसके बाद मिशेल जेरिड को बचाने उस टनल के अंदर जाती है। वहाँ सारे जन पत्थरों के बीच में फंसे हुए होते हैं। वहाँ उसे जेरिड मिल जाता है जख्मी और बेहोशी की हालत में। उसके बाद जेरिड को लेकर वो हॉस्पिटल चली जाती है और मिशेल उसे बाहर से देख रही होती है। तभी उनका कैप्टन आता है और मिशेल को दिलासा देता है। मिशेल जेरिड के पास बैठकर खूब रोती है और उसके लाइफ के लिए गॉड से प्रेयर करती है। दूसरी तरफ बैन स्कैल को लेकर घर पहुंच जाता है। उसके बेटे स्कैल और कार की हालत देखकर ग्रेस काफ़ी भड़क जाती है। बैन उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है मुझे नहीं पता वहाँ पर ब्लास्ट कैसे हुआ, सब कुछ अचानक से हो गया लेकिन मैंने स्कैल को पूरी सेफ रखने की कोशिश की थी और तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। लेकिन ग्रेस उसे कहती है कि तुम्हारे बिना हमने पूरे 5 साल निकाले हैं और आगे भी निकाल सकते हैं। और ये सुनकर बैन काफ़ी इमोशनल हो जाता है। उसके आंखों में से पानी आता है और बिना कुछ कहे वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते वो ग्रेस से ये कहता है कि मैं स्कैल को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन ग्रेस उसे कहती है कि मैं दोबारा स्कैल को तुम्हारे पास आने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ जेरिड को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और मिशेल उसके पास बैठी हुई होती है और यहाँ पर बैन स्कैल को और ऑलिव को छोड़कर उसकी पूरी फैमिली को छोड़कर वो घर से चला जाता है। आगे हम देखते हैं मिशेल बैन से मिलने जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने रहने का ठिकाना कहाँ किया है, तुम चाहो तो अपने फ्रेंड के साथ रह सकते हो। बैन मिशेल से जेरिड के बारे में पूछता है और उसे समझाता है कि वो एक एक्सीडेंट था एक्सप्लोजन का। बैन आगे कहता है यहाँ पर हमें कोई भी कॉलिंग नहीं मिली थी, जेरिड मरते मरते बच गया। मिशेल कहती है मुझे ऐसा लगता है मेरा वहाँ पर पहुँचना और जेरिड को बचाना यही सबसे बड़ी कॉलिंग थी। बैन कहता है ये तो कितनी अजीब बात है, सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है, ना कोई प्रेयर ना कोई मैजिक और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी वहाँ पर सैल्वी और अल्टोमा आती है और वो कहती है कि मेरे वजह से आपकी ये हालत हो गई है, मुझे माफ़ करना। तभी मिशेल उसे कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, आज तुम्हारी वजह से कई लोगों की जान बच गई। आगे बैन और मिशेल खाने का अरेंजमेंट करने बाहर चले जाते हैं। तभी हमें अल्टोमा का रियल फेस दिखाई देता है। वो अपने शौक में से एक सेलफोन बाहर निकालती है
और उसमें एक मैसेज टाइप करती है। अब आगे क्या करना है? तभी हमें पता चलता है ये जो भी कुछ हुआ है ये सब एक प्लान का हिस्सा था। ऑफिसर उसे एक सेलफोन देकर ये कहता है तुम्हें इस आदमी के पास जाना है। और इसी के साथ सीज़न 1 का एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हॉलीवुड मूवी को और वेब सीरीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।